हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। यदि आप इसका 1 लगाई 6 तक का वीडियो नहीं देखे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। इसमें जितने प्रश्न आए सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? बताइए फ्रेंड। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसमें जितने प्रश्न मुख्य प्रश्न हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसके मैं की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेकर आया हूँ, जिससे आपको उसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके। तो चलिए बताइए फ्रेंड फटाफट। तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के पास लैंडी कोटल के शहर को स्पिन घर के पहाड़ों से गुजरते हुए पेशावर की घाटी से जोड़ता है। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पाल घाट किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? बताइए फ्रेंड। पाल घाट किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बुर्जिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बुर्जिला दर्रा जो है वो ना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर फ्रेंड इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर मैं बता दिया हूँ आपको, जो एल ओ सी के नज़दीक है। यह समुद्र तल से 13,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, यह समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 300 वर्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 300 वर्ष। इस अवधि के दौरान पांच राजवंशों ने दिल्ली में शासन किया। ओके फ्रेंड, 5 राजवंश कौन कौन से वो मैं आपको बताऊंगा और इसका टाइमिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत के इतिहास में 1206 से 1226 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल चल रही। चलिए ठीक है, चलिए इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो 5 राजवंश के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। 5 राजवंश इस प्रकार है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1413, सैद वंश 1414 से 1451, और यहाँ पर लोधी वंश रहेगा। लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न चलते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया था? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था, एक कानून के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। ठीक है, बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। ये एक कानून है। ठीक है, इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा रोकी गई थी और 4 दिसंबर 1829 को इसके तहत कानून बनाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाई गई थी। वो कौन सी कानून है? बंगाल सती रेगुलेशन। ठीक है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं सभी प्रश्नों का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मारंग पांडु। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है फ्रेंड, किस कब की थी? 31 मार्च 1867 ईस्वी को की थी। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो चलिए देख ले। इसका उद्देश्य है एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड, साइंस से संबंधित प्रश्न है, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए फ्रेंड, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए फ्रेंड, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड? चलिए बताते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड? 1504 ईस्वी में। सुल्तान की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोधी को पास कर दिया। क्या पास कर दिया? ये जो लोधी चल रहा था ना, जो शहर जीता था इसने, जैसे आगरा का स्थापना की थी, तो ये इब्राहिम लोधी को आगरा सौंप दिया था। अपने मरने के बाद इब्राहिम लोधी को आगरा सौंप दिया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड बताइए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए इसके आगे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? बताइए फ्रेंड, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए, वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था जो ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इल्तुतमिश जो था वो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का और ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? फ्रेंड बताइए, किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसको गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह पूछेगी स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल और अंतिम राज्यपाल कौन थे?
मतलब ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर यदि ये पूछेगा तो इसका राइट आंसर रहेगा सिराज गोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न किया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, बताइए फ्रेंड। किस अधिनियम में प्रस्तुत की गई संघीय संरचना भारत के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के द्वारा संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, बताइए फ्रेंड। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पूरे डिटेल के साथ। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की है। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। ये जितने भी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था रात में। ठीक है, ऑप्शन, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है, बताइए फ्रेंड। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, बताइए फ्रेंड। फूलकारी लोक कला किस राज्य में प्रचलित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में प्रचलित है लोक फुलकारी लोक कला शैली। ठीक है, यहाँ शैली नहीं है, लोक कला है एक जो चित्रकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फुलकारी शाब्दिक अर्थ होगा इसका फूल का काम। ठीक है, यह पंजाब की पारंपरिक और पूरा कपड़ा कढ़ाई और फूलों से भरा होता है। ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई का जिसे पंजाब में प्राय ग्रामीण महिलाएं करती हैं। यह कढ़ाई का काम छोटे बड़े कपड़ों पर किया जाता है। ये जो होता है फूल का काम होता है ना, तो फुलकारी का अर्थ ये होता है कि जो कपड़े बनते हैं ना उस पर फूलों की सजावट जो होती है और उसके रंग होते हैं, तो वो उसी को ये फुलकारी शब्द से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो प्रसिद्ध लोक कला शैली है, लोक नृत्य कला शैली है, तो वो गुजरात की है। ठीक है, गरबा जो है गुजरात की है प्रसिद्ध लोक कला नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके गुजरात में कौन कौन से प्रसिद्ध लोक कला शैली है उसके देख लेते हैं। गरबा, छकोली, टिप्पणी, डांडिया रास, दीपक नृत्य, परिहारी नृत्य, भवई, रासलीला, लास्या। ठीक है, इन सभी लोक नृत्य शैलियों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, ये गुजरात की लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे मिलकर बनी, प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली रहेगा, केंद्रक कोशिका द्रव्य सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोशिकाएं होती है वो सभी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, बताइए फ्रेंड किससे संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वह स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे एक थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे एक थे और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। ठीक है फ्रेंड, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था फ्रेंड बताइए फटाफट, कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था पूरे स्वराज की मांग की गई थी उसमें,
तो उसमें लाहौर में हुआ था, उसका जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बताइए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? बताइए फ्रेंड फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा धारा और बोधता हो। ठीक है, धारा और बोधता दोनों को परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? फ्रेंड बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बताइए फ्रेंड, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। ठीक है, कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए फ्रेंड, चोल राजाओं ने, जो चोल के राजा थे, चोल साम्राज्य के राजा थे, किस धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शैव धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।